नमस्कार। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 17 का एमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। सिखिज्म ओज इट्स ओरिजिन टू द टीचिंग ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक सिख के पहले गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह आखिरी गुरु थे और उन्होंने खालसा पंथ को शुरू किया था। गुरु रामदास ने अमृतसर जो कि होली वाटर का टैंक है वो बनाया था और उसी के नाम पर अमृतसर शहर का नाम पड़ा था। गुरु तेग बहादुर ने अपने पिता की हत्या के बाद सिखों को फाइटिंग सिखाई थी ताकि वो भी स्ट्रांग हो सके। Who took over the title of छत्रपति? शिवाजी के बेटे का नाम क्या था? संभाजी। बालाजी विश्वनाथ कौन थे? पेशवा थे। किसके समय में? साहू के समय में। रणजीत सिंह ने एक अपना सिखों को जोड़कर वो एक अपना साम्राज्य बनाए थे, अंपायर बनाए थे। द सिख रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। Which Nawab of Awadh was appointed the वजीर of मुगल अम्पायर? मुगल अम्पायर के वजीर कौन से अवध के नवाब को बनाया गया था? तो सादत खां ने ही अवध को अलग किया था मुगल अम्पायर से। टीपू सुल्तान did not send his ambassador to one of these countries to seek help against the ब्रिटिश के खिलाफ हेल्प के लिए एम्बेसडर को कहाँ नहीं भेजा था, हमें बताना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। यहाँ बोल रहा है नॉट, तो कहाँ नहीं भेजा था? स्पेन में नहीं भेजा था। कहाँ भेजा था? तो फ्रांस में भेजा था, ईरान में भेजा था और टर्की में भेजा था। सवाई जय सिंह वॉज द किंग ऑफ अंबर जयपुर। During the rule of Chikka Krishna Raj, the real power was in the hand of वाडियार ब्रदर। कौन थे ये वाडियार ब्रदर? उनका नाम क्या था? देवराज और नंदराज। शिवाजी also collected tax such as चौथ and सरदेशमुखी from areas not under his direct control। चौथ में 1/4 लेते थे और सरदेशमुखी में 10% लेते थे। चौथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और सरदेशमुखी इसलिए लेते थे शिवाजी 10% क्योंकि वो महाराष्ट्र में उनके शासन के अंडर आता था। उर्दू लैंग्वेज इमर्ज्ड एज द लिंग्वा फ्रेंकवा ऑफ हाई क्लास। हाई क्लास का लिंग्वा फ्रेंकवा क्या बन गया था? उर्दू लैंग्वेज। डैश लेड द फाउंडेशन ऑफ किंगडम ऑफ अवध। सादत खां। अवध को किसने इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था? सादत खान ने। बंगाल को मुर्शिद कुली खान ने और हैदराबाद को निज़ाम उल मुल्क असफ ज़ा ने। तो ये सारे एडिशनल पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। क्या क्या मैंने बताया? बंगाल को किसने इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया? मुर्शिद कुली खां। अवध को सादत खां और हैदराबाद को किसने अलग किया था? निज़ाम उल मुल्क असफ ज़ा। मैसूर में टीपू सुल्तान। मैसूर में 2 नाम हमने पढ़ा था, हैदर अली और टीपू सुल्तान। बंगाल में सुजाउद्दीन। इसके अलावा 2 और नाम हमने पढ़े थे नवाब के, वो क्या? 3 नवाब के नाम हमने बंगाल में पढ़े थे, मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, अलवर्दी खां। बंगाल में ये नाम पढ़े हमने। हैदराबाद निज़ाम उल मुल्क असफ ज़ा जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद को बनाए थे। मराठा साहू। मराठा में और हमने कौन कौन से नाम पढ़े हैं? मराठा में हमने नाम पढ़े थे, एक शिवाजी जिन्होंने छत्रपति का टाइटल लिया था। शिवाजी के बेटे थे संभाजी और उनके ग्रैंडसन शिवाजी के ग्रैंडसन थे साहू। और एक और नाम रिलेटेड है ताराबाई। जब ये युद्ध हुआ था, सिविल वॉर हुआ था मराठा में, तो किसके किसके बीच हुआ था? शिवाजी के ग्रैंडसन साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। सिख के आखिरी गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिख के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैसूर में
टीपू सुल्तान। इसके अलावा एक और नाम हमने याद किया, हैदर अली। बंगाल में सुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खां और अलवर्दी खां, 3 नामों को हमने याद किया है। यहाँ पर आपके पास सुजाउद्दीन एक ही नाम दिया है। हैदराबाद में हमने देखा था, हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट किसने बनाया था? निज़ाम उल मुल्क मलिक असफ ज़ा ने। मराठा में हमने क्या क्या नाम पढ़ा था? यहाँ पर तो एक साहू दिया गया है, तो आंसर होगा साहू। इसके अलावा हमने नाम पढ़ा शिवाजी, संभाजी जो कि उनके बेटे थे। उसके अलावा शिवाजी के पोते थे साहू। साहू और ताराबाई के बीच में सिविल वॉर हुआ था, जिसके बाद मराठा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। साहू जी के अंडर में ही पेशवा का साहू के अंदर ही बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने थे। सिख में कौन सा होगा यहाँ पर? गुरु गोविंद सिंह आखिरी गुरु थे, पहले गुरु नानक देव थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर, और क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे। State 2 factors responsible for the rise of independent states in India. 2 factors responsible for the rise of independent state in India are: after the death of the Emperor Aurangzeb, downfall of the Mughal Empire started. As the successors were weak, gradually it lost its glory and the empire became limited to only a few square kilometers around Delhi. The War of Succession had become a tradition among the Mughals. This deteriorated the political and financial condition of the empire. तो हमने क्या पढ़ा इसमें? हमने पढ़ा कि 2 फैक्टर क्या क्या थे। पहला फैक्टर था कि औरंगजेब के बाद डाउनफॉल शुरू हो गया था मुगल एम्पायर का, क्योंकि जो भी सक्सेसर आए थे वो सारे वीक थे और वो कुछ ही किलोमीटर तक लिमिटेड रह गया था, सिर्फ दिल्ली तक। और जब भी कोई राजा मरता था मुगल में तो वॉर ऑफ सक्सेशन होता था, उसमें कौन सक्सेसर होगा उसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं था, इसलिए हर बार जो है वॉर ऑफ सक्सेशन होता था मुगल में जब भी कोई राजा मरता था। दिस डिटोरिएटेड द पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एम्पायर, जिसके कारण क्या हुआ? डिटोरिएशन हुआ पॉलिटिकल और फाइनेंशियल दोनों ही कंडीशन मुगल एम्पायर का। Name the states that openly asserted their independence from the Mughal Empire. Name of the states that openly asserted their independence from the Mughal Empire, वो कौन कौन थे? सिख, मराठा और राजपूत। तो किन अंपायर ने ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया था मुगल एम्पायर से? खुद को इंडिपेंडेंट तो कर लिया था लेकिन उसको ओपनली बताया नहीं था, ऐसे कौन थे? तो उसका भी नाम आपको याद रखना है, वो थे बंगाल, अवध और हैदराबाद। वो खुद को इंडिपेंडेंट बना चुके थे लेकिन फिर भी उन्होंने मुगल को ओपनली नहीं बताया था। तो वो कौन कौन से हैं? बंगाल को अलग किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने। अवध को अलग किसने किया था? सादत खां ने। और हैदराबाद को किसने अलग किया था? निज़ाम उल मुल्क ने। क्या क्या देखा हमने? बंगाल, मुर्शिद कुली खां, अवध, सादत खां, हैदराबाद, निज़ाम उल मुल्क। नेम द 2 मेन टैक्सेस लेवाइड बाय द मराठास। 2 टैक्स कौन कौन से लगाए गए थे? चौथ और सरदेशमुखी। चौथ क्या था? चौथ वॉज 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू का 1/4 था। इट वॉज कलेक्टेड इन रिटर्न ऑफ द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द टेरिटरीज विच वेयर नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द किंग। तो जो मराठा किंग के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, फिर भी उन टेरिटरीज को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था मराठा, उसके बदले वो जो टैक्स लेते थे उसका नाम था चौथ।
उसमें लैंड रेवेन्यू का 1/4 लिया जाता था। सरदेश मुखी वॉज एन एडिशनल टैक्स of 10% which Shivaji demanded as he was the chief or head of Maharashtra। वो शिवाजी जो थे 10% एडिशनल टैक्स लेते थे क्योंकि वो महाराष्ट्र के हेड थे, इसलिए। तो दो टैक्सेस हमने पढ़ा, चौथा सरदेश मुखी। Explain guerrilla warfare of Marathas। Guerrilla warfare of Marathas was the fighting technique of Shivaji's army। Guerrilla warfare क्या है? Guerrilla warfare है फाइटिंग टेक्निक किसकी? शिवाजी's army, शिवाजी के आर्मी की। Guerrilla warfare was suitable for mountainous region। Guerrilla warfare जो था suitable था किस एरिया के लिए? Mountainous region के लिए। In this technique, a small band of soldiers hide themselves in mountain region and attack suddenly on the large enemy force and then run away to safety। तो गुरिल्ला वारफेयर जो था उसमें वे क्या करते थे? माउंटेन में छुप जाते था छोटा बैंड ऑफ सोल्जर, और छुप के वो अचानक से वार कर देता था किस पर? जो उसके एनिमी होते थे, और भाग जाते थे, जिसके कारण क्या होता था कि शिवाजी की जो छोटी आर्मी भी थी वो लार्ज एनिमी को डिस्ट्रॉय कर पाती थी, हरा पाती थी। State the condition of Indian society in the 18th century। 18th century में इंडियन सोसाइटी कैसा था उसके बारे में बताना है। The condition of Indian society in the 18th century, वो कैसा था ये नीचे पॉइंट में दिया हुआ था। At that time, India had lacked social unity due to feudal division and economic disparity। तो यूनिटी नहीं था इंडिया में, उस समय यूनिटी नहीं था क्योंकि फ्यूडल डिवीज़न था। फ्यूडल डिवीज़न क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम जो था उसमें सर्विस के बदले या किसी काम के बदले लैंड दे दिया जाता था, जिसके कारण क्या हुआ कि सब अपने अपने लैंड को लेकर लड़ने लग गए और यूनिटी ख़त्म होने लग गया, और इससे इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी भी आई। तो क्या बता रहे हैं? At that time, India had lacked social unity due to feudal division and economic disparity। The condition of the woman was not good। उस समय वुमन का कंडीशन अच्छा नहीं था। The backwardness of agriculture and industry at the hands of foreign companies destroyed the internal and external trade। उस समय जो विदेशी कंपनियां थी, फॉरेन कंपनीज, वो आ गई थी, जिसके कारण जो इंडिया का इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड था दोनों ही खराब हो गया था। कल्चर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक एंड लिटरेचर ऑल्सो सफर्ड। तो फॉरेन कंपनीज आने से एग्रीकल्चर खराब हुआ, ट्रेड खराब हुआ, और उसके साथ जो कल्चर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूज़िक, ये सब भी सफ़र किया। उर्दू एमर्ज्ड एज द लिंगुआ फ्रैंकवा ऑफ हाई क्लास। हाई क्लास में भाषा कौन से यूज़ होने लग गई? उर्दू। द हिंदूज रिसीव प्राइमरी एजुकेशन एट द टेम्पल। हिंदुओं को प्राइमरी एजुकेशन कहाँ मिलता था? टेम्पल में, और मुस्लिम को मस्जिद में, मॉस्क में मिलता था। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि 18th सेंचुरी में कंडीशन कैसा था? सोसाइटी में यूनिटी की कमी थी। क्यों कमी थी? क्योंकि फ्यूडल सिस्टम था, जिसके कारण इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ गई थी, और वुमन का कंडीशन अच्छा नहीं था। फॉरेन कंपनीज के आ जाने के कारण क्या हुआ कि एग्रीकल्चर और ट्रेड, इंटरनल एक्सटर्नल, दोनों ही खराब हो गया था। साथ साथ में कल्चरल, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूज़िक, लिटरेचर, ये सब भी फॉरेन कंपनीज़ के आ जाने के कारण सफ़र किया। उर्दू जो है वो लैंग्वेज बन गया हाई क्लास का, और एजुकेशन के लिए टेम्पल और मॉस्क पे लोग डिपेंडेंट हो गए। हिंदू प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पाते थे? टेम्पल में। और मुस्लिम कहाँ पाते थे? मॉस्क में।
How did the three Nawabs of Bengal encourage trade? तीन नवाब जो कि बंगाल के थे उन्होंने ट्रेड को कैसे इनकरेज किया है उसके बारे में लिखना है। All three Nawabs of Bengal realized the importance of trade and thus जितने तीनों नवाबों ने इम्पोर्टेंस समझा किसका, ट्रेड का, इसलिए उन्होंने क्या क्या किया, दे प्रोवाइडेड ऑल फैसिलिटीज टू द लोकल एंड फॉरेन मर्चेंट। तो नवाब ने व्यापार के इम्पोर्टेंस को समझा कि अगर व्यापार अच्छा होगा तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा, इसलिए उसने प्रोवाइडेड ऑल फैसिलिटी टू द लोकल एंड फॉरेन मर्चेंट, इसलिए उन्होंने लोकल और फॉरेन मर्चेंट सभी को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जो कि व्यापार के लिए या ट्रेड के लिए जरूरी थी। दे बिल्ट रोड, थानाज एक्सेट्रा, उन्होंने रोड बनवाए और थाना बनवाए। They even forced the official of the East India Company to obey the law of the land and pay the same custom duty as was paid by local merchant। और उन्होंने फोर्स किया ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक फॉरेन कंपनी थी, उसको फोर्स किया कि आप भी उतना टैक्स दे जितना कि एक लोकल मर्चेंट देता है। Why did Banda Bahadur fail to strengthen the Sikh power? Banda Bahadur failed to strengthen the Sikh power because of the following reason। क्या रीजन था कि बंदा बहादुर फेल हो गया सिख पावर को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में। द अपर कास्ट इन द पंजाब वेयर अगेंस्ट बंदा बहादुर, जो अपर कास्ट था पंजाब का वो बंदा बहादुर के अगेंस्ट था। उसके अलावा द अपर कास्ट इवन जॉइन द अपोनेंट ऑफ बंदा बहादुर। एक तो अपर कास्ट जो था अगेंस्ट था बंदा बहादुर का, और दूसरा उसने बंदा बहादुर को हराने के लिए उसके दुश्मन का साथ दिया। तो उसका अपोनेंट जो था अंग्रेज, उसका मदद किया किसने, जो कि अपर कास्ट ऑफ पंजाब के थे। इसलिए कौन हार गया, बंदा बहादुर हार गया। What were the main features of the मराठा एडमिनिस्ट्रेशन? मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फीचर क्या है वो बताना है। The main features of the Maratha administration were an efficient team of officers ran the administration under the Maratha king। तो मराठा किंग के अंदर में ऑफिसर्स जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, जो एफिशिएंट टीम थी ऑफिसर की वो मराठा किंग के अंडर में थी। उसके अलावा देयर वेयर 280 फोर्ट्स इन शिवाजीज पोजीशन, शिवाजी के पास 280 फोर्ट्स थे। हवलदार कंट्रोल्ड ईच फोर्ट एंड द सराउंडिंग टेरिटरीज। तो कितने फोर्ट थे, 280 फोर्ट्स थे किसके पास, शिवाजी के पास। और हर एक फोर्ट और उसके सराउंडिंग को देखने के लिए एक हवलदार हुआ करता था। The army was also divided into different grades। आर्मी different grades में बटा हुआ था। शिवाजी divided his empire into 3 parts। शिवाजी ने अपने अंपायर को 3 भागों में बांटा था। उसका नाम दिया स्वराज और ओन किंगडम, मुल्क क्वादिम और ओल्ड टेरिटरी। इसके अलावा द टेरिटरीज दैट वेयर अ पार्ट ऑफ मुगल अंपायर। तो जो भी अंपायर था शिवाजी का उसको 3 भागों में बांटा, स्वराज, ओन किंगडम, मुल्क क्वादिम, ओल्ड टेरिटरी, द टेरिटरीज दैट वेयर अ पार्ट ऑफ मुगल अंपायर। द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम वाज टैक्स। स्टेट का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था, टैक्स। चौथ और सरदेश मुखी। Mention the steps taken by Tipu Sultan to challenge the authority of British। Steps taken by Tipu Sultan to challenge the authority of British were: Tipu Sultan sent his ambassador to France, Turkey, Iran and Arab states to seek help against the British।
He tried to modernize his naval power to strengthen his power and to develop external trade. टीपू सुल्तान ने क्या क्या किया था? ब्रिटिश से बचने के लिए अपने एम्बेसडर को फ्रांस, टर्की, ईरान, अरब स्टेट भेजा था कि वो मदद वहाँ से लेके आ सके ताकि वो ब्रिटिश को हरा सके। इसके अलावा उसने क्या किया? अपने जो नेवल पावर है, जो नेवी की पावर है, उसको स्ट्रेंथन किया ताकि वो एक्सटर्नल ट्रेड को डेवलप कर सके। एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। द अचीवमेंट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, क्या क्या था अचीवमेंट अभी देखते हैं हम लोग। ही ब्रॉट ऑल द सिख चीफ अंडर द कंट्रोल एंड एस्टेब्लिश हिज किंगडम इन पंजाब। उन्होंने सारे सिख चीफ को अपने कंट्रोल में किया और किंगडम बनाया, अपना एक किंगडम बनाया पंजाब। ही कंकर्ड लाहौर, अमृतसर, कश्मीर, पेशावर और मुल्तान। उन्होंने किसको किसको अपने कंट्रोल में किया? लाहौर, अमृतसर, कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को। His army was well equipped and disciplined. It comprised of Sikh as well as Gorkhas, Bihari, Udiyas, Pathan, Dogras and Punjabi Muslim. He also manufactured cannon. उसकी आर्मी जो में एक तो बहुत डिसिप्लिन थी, दूसरे वो सभी को मिक्स करके बना हुआ। उसमें सिख भी थे, गोरखा भी थे, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरास और पंजाबी मुस्लिम भी थे। उन्होंने कैनन भी मैन्युफैक्चर किया था, इसलिए उनके आर्मी जो थी वेल इक्विप्ड थी। He saved his kingdom from British till he alive. जब तक वो जिंदा थे उन्होंने अपने किंगडम को ब्रिटिश से बचा के रखा और लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए, मर गए। उसके बाद ही उसके किंगडम को ब्रिटिश अपने कंट्रोल में कर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन आंसर चैप्टर 16 का इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का ख़त्म हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी बनाती रहूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।